नाज़रीन कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान वसीम। सबसे पहले तो एक अहम मामले की करेक्शन करनी है और करेक्शन करने के बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि आर्मी चीफ़ ने क्या बात की थी और उस बात की अब तस्दीक कैसे हुई है। और इसके बाद जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर है, खतीजा शाह साहिबा की जो ख़बर है और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछले वीलॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि जो मुस्लिम नवाज़ की खातून रहनुमा हैं तहमीना दौलताना और उनके बेटे ताहिर वाला के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो डिफ़ॉल्ट होने की बिना पे रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो हमारा व्लॉग पब्लिक होने के बाद एक दोस्त की तरफ से फ़ोन किया गया और मुझे कहा गया इमरान वसीम साहब आप फेक न्यूज़ का शिकार हो गए हैं। और फिर मुझे व्हाट्सएप पे उसने वो लिस्ट भेजी जिसमें जो वैलिड कैंडिडेट थे उसमें तहमीना दौलताना का नाम भी शामिल था, मुस्लिम नवाज़ की खातून और सीनियर रहनुमा हैं। और इसके साथ साथ जो ताहिर अनवर वाला हैं जो उनके बेटे हैं उनका नाम भी वैलिड जो कैंडिडेट थे जिनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए गए थे उनका नाम भी शामिल था। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है तो मेरे जैसे बंदे भी जो है फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। आपसे माजरत भी चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल भी जो सलमान अकरम राजा की एक वीडियो चलती रही कि वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जा रहे थे, वहाँ से एक शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उससे मुतल्लिक भी यही शोर शराबा किया गया सोशल मीडिया पे कि वो सलमान अकरम राजा का तायद कानूनदा है। तो रात मुझे फ़ोन करके एक दोस्त ने बताया कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं सलमान अकरम राजा के तायद कानूनदा को गिरफ़्तार करने की, सलमान अकरम राजा को उसने कहा कि तायद कानूनदा तो मैं हूँ, मैं तो वकील हूँ, वो तो कोई और शख्स था, किसी और मामले पे जा रहा था या किसी और कैंडिडेट का तायद कानूनदा या तजवीज़ कानूनदा होगा। सलमान अकरम राजा का कोई तजवीज़ या तायद कानूनदा किसी भी पुलिस ऑफिसर ने गिरफ़्तार नहीं किया। तो ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक तो मैं फ़ेक न्यूज़ का शिकार हुआ और फिर जो कल सलमान अकरम राजा के तायद कानूनदा के हवाले से चीज़ें चलती रहीं तो पूरा पाकिस्तान फ़ेक न्यूज़ का शिकार हुआ। वैसे तो तहमीना दौलताना और उनके बेटे ताहिर नवाज़ वाला के हवाले से भी पूरा पाकिस्तान फ़ेक न्यूज़ का शिकार हुआ है। तो चंद रोज़ पहले जो नाज़रीन आर्मी चीफ़ ने यहाँ पर किसान ग्रीन कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया शैतानी है। आपके पास जब कोई ख़बर आती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उस खबर को सही मान लेते हैं। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इसको या तो एक्सेप्ट कर लें, दूसरा इसको फॉरवर्ड कर दें, आप उसकी तहकीक नहीं कर सकते। तो आर्मी चीफ़ की चंद दिन पहले की गई बात के शैतानी मीडिया है, फ़ेक न्यूज़ इस पर फैला दी जाती है और फिर पूरा पाकिस्तान जो है उस फेक न्यूज़ के पीछे लग जाता है। बहुत सारे तो मेरे जैसे जो सच्ची खबरें सुनना और बताना चाहते हैं वो भी ऐसी फ़ेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में खबर रह गई थी मुस्लिम नवाज़ के हवाले से कि दो लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के सामने आमने सामने आ गए। उसकी खबर भी आपके साथ मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो मुस्लिम नवाज़ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और पार्टी के दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। NA 122 से नाज़रीन मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा अयाज सादिक साहब और शेख रुहेल असगर साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रखे हैं। शेख साहब के हवाले से शेख रुहेल असगर साहब को आपने TV पे अपने जो कल्चरल अंदाज में वो घूमते फिरते आपने कभी देखे होंगे कि लाचा उन्होंने पहना होता है और अपने मखसूस अंदाज में ऊपर कुर्ता पहना होता है और वो कहते हैं कि ये मेरा कल्चर है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चूँकि NA 122 से अयाज सादिक साहब ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं और शेख रुहेल साहब ने भी जमा करवाए हैं। तो इंटरव्यू जो हो रहे थे उसमें जनाब शेख रुहेल असगर साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि मुझे अगर NA 122 का टिकट ना मिला, मेरा भाई हल्का है, तो मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। यानी अयाज सादिक को अगर पार्टी ने टिकट देने का फ़ैसला किया तो शेख साहब ने कहा कि मैं अयाज सादिक के मुकाबले में आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। अब इस पे जो अयाज सादिक साहब थे उन्होंने तो कहा था मैं तो पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, पार्टी जो फैसला करेगी टिकट देना है मुझे नहीं देना, मैं पार्टी के फ़ैसले का एहतराम करूँगा, पार्टी के फ़ैसले को मैं जो है वो अपने गले से लगा लूँगा, अपने सीने से लगा लूँगा। अब नाज़रीन यहाँ पे देखें कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है। अगर नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक को टिकट देने का फ़ैसला कर लिया तो यहाँ पे मुश्किल ही होगी कि लाहौर में तो अब मुस्लिम नवाज़ का PTI के चलो जो भी कैंडिडेट इनके मुकाबले में होगा, लेकिन मुकाबला तो बड़ा सख्त है लाहौर में PTI का और नून लीग का। बेशक बहुत सारे कैंडिडेट्स के टिकट अपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला इतना आसान ना होगा। अब अगर
अयाज सादिक साहब को टिकट मिला और शेख रुहेल असगर साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, तो इस सूरत में नून लीग का अपना वोट डिवाइड हो जाएगा। जब वोट डिवाइड होगा तो फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहुँचेगा। तो देखते हैं इन हालात में, जब शेख रुहेल असगर साहब डट चुके हैं कि मैंने टिकट लेना है, नहीं टिकट मिला नून लीग का तो मैंने हल्का नहीं छोड़ना, मैं इसी हल्के से मैंने 121 से इलेक्शन लड़ूंगा। तो देखते हैं नवाज शरीफ साहब इन हालात में कैसे दोनों को राज़ी करके किसी एक को टिकट देने का फ़ैसला करते हैं और दूसरा उस फैसले पे कैसे राज़ी होता है। तो चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा, 13 जनवरी से पहले पहले। अब आ जाते हैं नाज़रीन नॉमिनेशन पेपर के वाले से जो हमने बात की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद से लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, उन नॉमिनेशन पेपर जिनके उम्मीदवारों के रिजेक्ट हुए हैं उनकी अपीलों के समाअत के लिए 2 रुकनी ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया है। इस ट्रिब्यूनल में नाज़रीन सरबराह बने हैं जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, क्रिमिनल केसेस को साइड को ज़्यादा देखते हैं, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये 2 रुकनी अपीलेट फोरम जो है ट्रिब्यूनल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तश्कील दे दिया है। और इस्लामाबाद से शोएब शाहीन साहब के नॉमिनेशन पेपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान भी हैं, रहनुमा भी हैं, इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, और जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। तो इनकी तो अपीलें दायर होने का इम्कान है, जो यही 2 रुकनी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये इन अपीलों पर समाअत करेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन खतीजा शाह के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गई हैं, और एक और भी डेवलपमेंट हुई है उसकी भी तफसीलात जो कि खतीजा शाह की रिहाई से जुड़ी है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ट्वीट है मेरे पास, ये ख़ातून रिपोर्टर हैं, अदाकारा भी किसी मौके पर रह चुकी हैं, अपने प्रोफाइल में ये लिखती हैं ज़ुनैरा महम साहिबा, ये लिखती हैं कि रिहाई के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल खतीजा शाह के बारे में था, ये क्यों रिहाई हुई, यह क्यों छोड़ा गया, तो जवाब हाजिर है। अब इसके जवाब पे आने से पहले नाज़रीन खतीजा शाह तो रिहा हुई, लेकिन सनम जवेद क्यों नहीं रिहा हो सकी। सवाल तो ठीक है कि खतीजा शाह ठीक है उसको रिहा कर दिया गया, लेकिन सनम जवेद की तो ज़मानत हुई थी, उसका DPO अपना जो MPO का ऑर्डर था वो भी वापस ले लिया गया था, फिर सनम जवेद क्यों नहीं रिहा हो सकी। तो ये ज़ुनैरा महम साहबा लिखती हैं कि दौरा अमेरिका में हाफिज़ साहब ने यानी आर्मी चीफ़ ने खतीजा शाह और शैतानी नियाजी को, ये उनकी अपनी लैंग्वेज है जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता है कि मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जो ट्वीट है मैं वो पढ़ रहा हूँ, बल्कि इसको मैं साथ में एडिट करके हज़फ कर देता हूँ, जो चीज़ें हैं उसको मुनासिब अल्फाज के साथ पेश करता हूँ। दौरा अमेरिका में हाफिज़ साहब से खतीजा शाह और इमरान अहमद खान नियाजी को छोड़ने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन हाफिज़ साहब ने खतीजा शाह को माफ़ करने की दरख्वास्त कबूल की, जबकि इमरान खान नियाजी को फट्टे पर चढ़ाने का फ़ैसला किया गया। वैसे नाज़रीन इमरान खान साहब तो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका इमरान खान साहब की क्यों सिफारिशें करता है, क्यों सिफारिशें करता है, एक सवाल है ना। खान साहब तो अमेरिकी ग़ुलामी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे कि ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे हटाया है, अभी वही अमेरिकी हुकूमत मौजूद है जिस पे खान साहब अपनी हुकूमत को हटाने की साजिश का इल्ज़ाम देते थे। तो ये हुकूमत फिर अमेरिका की क्यों खान साहब को रिहा कराना चाहती, ये बड़ा अहम सवाल है। आगे सुनिए नाज़रीन, यानी मेरा इशारा यह है कि वो साजिश वाला जो खान साहब का बयान था वो झूठा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खान साहब ने बनाया था, ऐसा कोई अमेरिका का ये अदम एतमाद के तरीके के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। आगे लिखती हैं ज़ुनैरा महम साहिबा के बदले में खतीजा शाह मादावा गवाह, बदले में यानी खतीजा शाह को रिहा करने का फ़ैसला हुआ, बदले में खतीजा शाह वादा माह गवाह बनते हुए सानिया 9 मई में मुलविस यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंतशार, इन्होंने लिखा है लेकिन तहरीक इंसाफ की बात हो रही है कि दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ सबूत सामने लाते हुए गवाही देंगी, जिसमें टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। ये इतनी बातें मतलब बंदा आम अगर फिलर भी छोड़ना हो, लंबी भी छोड़नी हो, वह अलग बात है, लेकिन बात बड़ी अहम की है कि टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट और वॉइस ऐप ग्रुप्स में हुई तमाम गुफ्तगू शामिल होगी। इमरान अहमद खान नियाजी को मस्जिद वाले पट्टे पे, यानी इसको भी छोड़ देता हूँ। आगे वो लिखती हैं कि मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फ़ैसला है, यानी वो आगे अपना तबसरा लिखनी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और भी है, एक x.com पे ट्वीट है, ये सलमान अहमद साहब ने की है। अब ये सलमान अहमद साहब खुद इस बात का एतराफ़ करें इस ट्वीट में कि खतीजा शाह की जो रिहाई है वो अमेरिका की सपोर्ट के साथ हुई है, अमेरिका ने कोशिशें की और खतीजा शाह को रिहाई मिली। अब ये लिखें, आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर द बिहाइंड द सीन सपोर्ट एंड वर्क ऑफ द सेक्रेटरी एलिजबेथ हॉर्स्ट।
एंड स्टेट डिपार्टमेंट एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, एंड आगे एक और नाम लिखा हुआ है इस्लामाबाद से, UMB इस्लामाबाद, इन सिक्योरिंग माई रिलेटिव एंड खतीजा शाह रिलीज आफ्टर इलीगल इनकारसरेशन इन द पाकिस्तान। यानी ये कह रहे हैं कि मेरे जो रिलेटिव हैं उनको रिलीज़ कराने के लिए और खतीजा शाह को रिलीज़ कराने के लिए मैं जो सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये भी अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे और निजात हासिल करते करते अमेरिका की हुकूमत के मशकूर बन गए। तो ये मामला है। लेकिन नाज़रीन, इस ट्वीट में सलमान साहब ने ये तस्दीक कर दी है कि रिहाई जो है वो अमरीकी सपोर्ट के साथ खतीजा शाह की हुई है। लेकिन वादा माफ़ गवाह बनती है, वादा माफ़ गवाह नहीं बनती, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन जावेद चोई साहब ने अपने व्लॉग में ज़रूर कहा था कि खतीजा शाह की रिहाई तो हुई है लेकिन वो पाकिस्तान से वापस फ़िलहाल नहीं जाएंगी। और महम जुनैरा महम ये लिखती हैं कि गवाही देने के बाद वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगी। तो कुछ डॉट्स मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी मैंने सिर्फ हकाइक जो चीज़ें बताई गई जो कुछ लोगों ने नरेट की हैं मैंने आप नाज़रीन की खिदमत में पेश की हैं। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से अहम खबर है उस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो नाज़रीन ये ख़बरें कल से आप सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो असासे हैं उसमें 27 करोड़ का इजाफा हो गया है। लेकिन नाज़रीन इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना बाकी है। बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। अब देखें कि जब 2018 में इमरान खान साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे तो खान साहब के असासे 3 करोड़ 86 लाख के थे, और 2024 में जो नॉमिनेशन पेपर इमरान खान साहब ने जमा कराए उनके जो असासे हैं बढ़ के 31 करोड़ 59 लाख के हो जाते हैं। कल मैं सोशल मीडिया पे एक लौंडा लपाड़ा देख रहा था, मंसूर अली खान साहब से हमने ये लफ्ज़ जो है मुस्तार लिया है। तो वो ये कह रहा था कि राजा रियाज के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हो गया। कितनों का? करोड़ों रुपए का। और फिर नीचे खुद लिख रहे हैं कि उनके जो असासे हैं जो पिछले साल बताए गए थे उसमें 1 करोड़ और 14 लाख का इजाफा हुआ है। पिछले इलेक्शन में जो बताए गए थे अब इस इलेक्शन में 1 करोड़ और 14 लाख का इजाफा हुआ। मैंने उस भाई से पूछा कि यार ऊपर तुम लिख रहे हो कि करोड़ों का इजाफा और नीचे तुम डिटेल में बता रहे हो कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए का इजाफा। ये करोड़ों जो होते हैं बहुत सारे करोड़ होते हैं, फिर उनको करोड़ों कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब खबर आई इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर में एहसासों की डिटेल की तो वो लौंडा लपाड़ा खामोशी अख्तियार कर गया। वो मुनव्वर ज़रीफ साहब नहीं कहते ना दड़वट गया, और पंजाबी फिल्मों में वो दड़वट गया। इस पे बात ही नहीं की कि खान साहब के भी करोड़ों के एहसासों जो बड़े हैं 3.5 सालों में, उसकी भी तो बात की जाए कि 27 करोड़ के एहसास से इमरान खान साहब के कैसे बढ़े हैं। कोई खान साहब से सवाल पूछे कि खान साहब आप भी मनी ट्रेल दे दें। आपने तो अपना पेशा जो अपने नॉमिनेशन पेपर में बताया है वो तो आपने फिलैंथ्रोपिस्ट बताया है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? इंसानी से मोहब्बत करने वाला। इससे कोई पैसे शैसे तो आपकी जेब में नहीं आते, आपके एहसास से नहीं बढ़ते। तो ये 3.5 साल के जो इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर इनिंग्स खेली है उसमें 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। और क्रिकेट की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ नाजरीन, क्योंकि खान साहब क्रिकेटर हैं, खान साहब को भी क्रिकेट की ज़बान में बात करना कि मैं एक बॉल से एक ऐसी इन स्विंग से जरदारी मौलाना नवाज शरीफ की विकटें उड़ाऊँगा। तो खान साहब ने ये जो 5 साल का टेनर होता है किसी भी हुकूमत का, तो 3.5 साल तक तो कौम हुकूमत की खान साहब ने, यानी खान साहब ने अपनी 50 ओवर की इनिंग्स में से 35 ओवर खेले हैं। 35 ओवर में खान साहब ने 27 करोड़ रुपए खान साहब के असासों में इजाफा हुआ है। ऐसे ही नाज़रीन जो खान साहब ने खुद डिटेल दी है। अब क्रिकेट की ज़ुबान में बात करते हुए 35 ओवर तक तो आप बड़ी स्लो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करते हैं और आखिरी 10-15 ओवर में फिर आप खींचते हैं अपनी इनिंग्स को, तेज़ खेलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुखालिफ टीम को टारगेट दिया जाए। यानी अगर 35 ओवर में आपने कोई 180 रन बनाए हैं तो बाकी 15 ओवर में आप 120-150 रन बनाते हैं। तो खान साहब ने 3.5 साल में जो किया कि 27 करोड़ उनके एहसासों में इजाफा हुआ। कोई मनी ट्रेल का सवाल पूछे कि खान साहब इसकी मनी ट्रेल क्या है, नवाज शरीफ से तो पूछते हैं। ये जो नवाज शरीफ से पूछने वाले लौंडे लपाड़े हैं वो खान साहब से भी सवाल पूछें भी आप करप्शन के खिलाफ हैं तो खान साहब से भी पूछ लो। एक छोटा सा सवाल, खान साहब ये 27 करोड़ का इजाफा कहाँ से हुआ? और 4 करोड़ 86 लाख रुपए ज़मान पार्क पे खर्चा अलग से किया है। तो अगर खान साहब मज़ीद 1.5 साल रह जाते तो ये जो 27 करोड़ के इजाफे हैं ये आखिरी 15 ओवर वाली जो मैंने बात की है कि आखिरी 15 ओवर में आप 150 बना सकते हैं, 120 बना सकते हैं, तो ये 27 करोड़ से बढ़ के ये 50-55 करोड़ तक पहुंच जाने थे, आधा अरब।
आधा अरब नाजरीन। लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं होगा, दूसरों का नज़र आता है कि दूसरों पे हमने इल्ज़ाम लगाना है। खान साहब से सवाल नहीं पूछना, खान साहब से सवाल किया तो ज़बान जो है वो जल जाएगी। तो एक और भी खान साहब ने उसमें बात लिखी हुई है कि 4 बकरियां खान साहब की 2 लाख रुपए मालियत की। अब नाज़रीन 2018 में भी 4 बकरियां थीं। खान साहब तोशा खाना के तहाइफ तो अपने नॉमिनेशन पेपर में जो अपने जो इलेक्शन रिटर्न्स हैं वहाँ पे बताने भूल जाते हैं, लेकिन ये 4 बकरियां जो 2018 के नॉमिनेशन पेपर में भी जाहिर की, ये 2024 के नॉमिनेशन पेपर में भी खान साहब ने जाहिर कर दी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? खान साहब तो ख़ुद भी लोगों को दुम्बे, भैंसे और मुर्गियां, अंडे देते रहे। ये कौन सी नस्ल की बकरियां हैं जो 2018 में भी 4 थीं, 2024 में भी 4 हैं? इनको कहीं ले जाते, किसी को ले आते, ये 4 से बढ़ जाती, कोई बकरे शकरे का बंदोबस्त कर लेना सी। लेकिन ये आज भी 4 हैं, ये 5 साल 6 साल पहले भी 4 थीं। ये बताते हैं कि 4 बकरियां थीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं बताते कि ये कैसे पैसे सारे बन गए, ये नहीं बताते। तोशा खाना के तहाइफ नहीं बताते, वो भूल जाते हैं। क्यों? ये बताने के लिए देखिए खान साहब बड़ा ईमानदार है, अपनी बकरियां तक बता दी हैं। अब तोशा खाना की बात पे मैंने आना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में नाज़रीन जो जमा रिटर्निंग ऑफिसर के पास किए गए हैं उसी से तमाम डिटेल सामने आई हैं। 2021 में खान साहब के एहसास से, जो मैंने कहा ना कि आखिरी ओवर में आप ज़्यादा रन्स बनाते हैं, तो 2021 में खान साहब के एहसास से 14 करोड़ के थे, 2022 में 31 करोड़ के हो गए। जब ये तहरीक एतमाद है, इसमें 9 महीने 10 महीने खान साहब को मिले थे, तो 10 महीनों में खान साहब ने यानी 17 अरब करोड़ का इजाफा किया। तो ये जो 16 माह की हुकूमत खान साहब को नहीं मिली, 16-17 माह की, तो अगर खान साहब 10 माह में अपने एहसासों में 17 करोड़ का इजाफा कर सकते हैं, तो अंदाज़ा करें कि 16-17 माह की हुकूमत में खान साहब फिर कितने करोड़ों का इजाफा करते। ये तो 60 करोड़ से भी बढ़ जाना था। लेकिन बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं करेगा खान साहब से सवाल पूछने के, खान साहब दस दो ना ये पैसे कितों बनाए ने, असासे कितों वधे ने, कोई नहीं पूछेगा। आगे नाज़रीन इसके अलावा एक और जो असासे तोशा खाने के हवाले से मैंने बात की, जिसमें नैब की खौफनाक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है कि जो तोशा खाना के तहत बुशरा बीबी साहबा ने हासिल किए, जो कि सऊदी शहजादे ने दिए थे, जिनकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख की लगाई गई, और फिर बुशरा बीबी साहबा ने उसका 50% अदा किया, 90 लाख रुपए, और वह तोहफे अपने पास रख लिए। नैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुबई से जब इन तोहफ़ों की हमने मालियत का तखमीना लगाया तो ये 3 अरब 16 करोड़ के थे। कितने? 3 अरब 16 करोड़ के। ये नैब की रिपोर्ट है, ये ठीक भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट बड़े होशरुबा इंकशाफात कर रही है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि इस किस्म के कीमती तोहफे उसका तखमीना पाकिस्तान में लगाने का कोई निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतने कीमती तोहफे ना कोई ख़रीदता है, ना कोई किसी को देता है, ना ही ऐसे आउटलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी आप अंदाज़ा कर लें। इसके अलावा नाज़रीन MQM जो नून लीग का इत्तेहाद कराची में होना है, उसमें NA 229 और 230 पर तो MQM ने यह फ़ैसला किया है कि मुस्लिम नवाज़ को सपोर्ट करेंगे, और बाकी हलकों पे मुस्लिम नवाज़ MQM को सपोर्ट करेगी। लेकिन वो हलका जहाँ पर शहबाज शरीफ ने कराची में इलेक्शन लड़ना है, NA 242 का, वहाँ पर अभी तक भी मुलाकात हुई है MQM के डेलीगेशन की मुस्लिम नवाज़ के डेलीगेशन के साथ, लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है। और NA 222 से MQM के कैंडिडेट गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेडलॉक बरकरार है, ना MQM पीछे हट रही है और ना नून लीग पीछे हट रही है। तो देखते हैं दरमियानी रास्ता क्या निकलता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।